गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने रेस्पिरेशन की बात की थी और रेस्पिरेशन की या श्वसन की अपन ने क्या दी थी, परिभाषा के पश्चात दूसरा पॉइंट अपन ने दिया था श्वसन क्रियाधार की बात की थी। श्वसन क्रियाधार के पश्चात तीसरा अपने पास पॉइंट आया था श्वसन स्थल की बात की थी, जिसमें अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आई थी। चौथी बात की थी अपन ने श्वसन के प्रकार, कौन कौन से, ऑक्सीश्वसन व अनॉक्सीश्वसन की बात की थी और इन दोनों में अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, अंतर पढ़ा। आज अपन ऑक्सीश्वसन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अगला पॉइंट लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन या हिंदी में ऑक्सीश्वसन की क्रिया विधि। आप सबको पता है बेटा कि सामान्य श्वसन की क्रियाविधि में श्वसन क्रियाविधि के रूप में, श्वसन क्रियाधार के रूप में किसका उपयोग करता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी किसका बेटा, ग्लूकोज को किसके रूप में यूज करता है, श्वसन क्रियाधार के रूप में उपयोग किया। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की अनुपस्थिति में ही अपन श्वसन क्रियाधार के रूप में किसका यूज करते हैं, वसा या प्रोटीन को श्वसन क्रियाधार के रूप में यूज करते हैं। तो यहां जो मैकेनिज्म है वो क्रियाविधि है वो किसको लेकर होने वाला, वो ग्लूकोज के ऑक्सीजन से संबंधित अपन को क्या करना पड़ा, अध्ययन करना। ग्लूकोज क्या है, पीछे वाली क्लास में अपने लेसन में भी अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा अपने पास जूनियर क्लास में कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक आया था, उसमें भी अपन ने इसकी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। एक बार ग्लूकोज का सपोज फॉर्मूला सूत्र क्या था, C6H12 और संरचना सूत्र क्या था, ये ग्लूकोज का क्या है बेटा, संरचना सूत्र। अब इस ग्लूकोज का ऑक्सीश्वसन में कंप्लीट ऑक्सीकरण कैसे होता है वो अपन को क्या करना बेटा, पढ़ना। तो ग्लूकोज के ऑक्सीश्वसन द्वारा ऑक्सीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को 4 चरणों में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। या तो यूं कह सकते हैं ऑक्सीश्वसन द्वारा ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कितने चरणों में कंप्लीट होता है, 4 चरणों में कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरे स्टेप का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, तीसरे स्टेप का नाम है क्रेब्स साइकिल और चौथे स्टेप का नाम है TBS। ऑक्सीश्वसन द्वारा ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण अर्थात ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 कार्बन का CO2 के रूप में निष्कासन कितने चरणों में संपन्न होता है, 4 चरणों में संपन्न होता है। फर्स्ट स्टेप का नाम अपन ने क्या दिया बेटा, तो फर्स्ट स्टेप आता है
ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है बेटा EMP पाथवे। तीसरा कॉमन नाम है इसका कॉमन पाथवे। चौथा नाम है साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब हमने कहा कि ऑक्सीसंश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण 4 चरणों के द्वारा होता है। पहले चरण का नाम हमने दिया है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है EMP पाथवे। तीसरा नाम इसे कहते हैं कॉमन पाथवे। चौथा नाम इसे लेते हैं साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ क्या है? तो जूनियर क्लास में भी हमने बताया था ग्लूकोज के एक अणु का क्रमबद्ध अभिक्रियाओं के द्वारा पायरिक एसिड के 2 अणुओं में अपघटन होना क्या कराता था? ग्लाइकोलाइसिस। अब हमने कहा ऑक्सीसंश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण 4 चरणों में कंप्लीट हो रहा है। इसमें पहले स्टेप का नाम या चरण का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ क्या है? ग्लूकोज के एक अणु का 10 क्रमबद्ध अभिक्रियाओं के द्वारा पायरिक एसिड के कितने अणुओं में टूटना? 2 अणुओं में अपघटन होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लूकोज से हम कितने कार्बन कंपाउंड है ना? 6 कार्बन कंपाउंड। और पायरिक एसिड का एक अणु कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है। और पायरिक एसिड के कितने अणु में टूटना? 2 अणु में टूटना। इसका मतलब दोनों अणुओं में कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन हो जाएंगे। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस में कभी भी कौन सी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है? डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। डीकार्बोक्सिलेशन का अर्थ है किसी के आधार से CO2 के रूप में एक कार्बन का बाहर निकलना क्या कहता है? डीकार्बोक्सिलीकरण या डीकार्बोक्सिलेशन। अब ग्लूकोज के एक अणु का 10 क्रमबद्ध अभिक्रियाओं के द्वारा पायरिक एसिड के 2 अणुओं में ब्रेकडाउन होना क्या कहता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की खोज सबसे पहले 3 साइंटिस्ट एल्डर, कोमाव, मेरहोम एंड पार्नास नामक साइंटिस्ट ने की। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले 3 साइंटिस्ट एंडर, मेरहोम एंड पार्नास नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो उनके मान सम्मान में ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा पाथवे नाम क्या दिया? EM पाथवे। EMP पाथवे कहां से आया ये समझ? एंटोनी से क्या लिया? E, मेरहोम से क्या लिया? M और पार्नास से क्या लिया? P। तीनों साइंटिस्ट के पहले अक्षर देखिए जिसके कारण इसका दूसरा नाम क्या दिया? EMP पाथवे। फिर इसे तीसरा पाथवे क्या नाम देगा? कॉमन पाथवे भी कहते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस को कॉमन पाथवे क्यों नाम दिया? तो ग्लाइकोलाइसिस ही एक ऐसा चरण है जो ऑक्सीसंश्लेषण में भी पाया जाता है और अनऑक्सीसंश्लेषण में भी संपन्न होता है। अब यही एकमात्र ऐसा पाथवे है या एक चरण है जिसकी प्रक्रिया ऑक्सीसंश्लेषण में भी संपन्न होती है और अनऑक्सीसंश्लेषण में भी क्या होती है? या अपन कह सकते हैं ऑक्सीसंश्लेषण के द्वारा जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तब भी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है और अनऑक्सीसंश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तब भी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा दोनों प्रकार के संश्लेषण में आगे की प्रक्रिया क्या हो जाती है? बदल जाती है। लेकिन ये दोनों में क्या है? कॉमन चरण है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या नाम दिया? तीसरा नाम क्या दिया?
कोमरेपाद। क्या नाम दिया? कोमरेपाद। चौथा नाम क्या दिया था? साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीसोर्प्शन में ग्लाइकोलाइसिस ही एक ऐसा चरण है जो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस के आगे की प्रक्रिया जो ऑक्सीसोर्प्शन है वो कहां कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में संपन्न होने के कारण ग्लाइकोलाइसिस का चौथा नाम क्या दिया? साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्या कहा? अपन ने कहा ग्लूकोज का से ऊर्जा उत्पादन के लिए उसका ऑक्सीकरण होता है। ये ऑक्सीकरण कितने प्रकार से हो रहा है? दो प्रकार से, एक ऑक्सीसोर्प्शन द्वारा, एक है अनऑक्सीसोर्प्शन द्वारा। ऑक्सीसोर्प्शन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने के लिए आणविक ऑक्सीजन जीव द्वारा क्या की जाती है? ग्रहण, अर्थात आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होता है उसे ऑक्सीसोर्प्शन। और अनऑक्सीसोर्प्शन का क्या था? आणविक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को अपन क्या कहते हैं? अनऑक्सीसोर्प्शन। अब ऑक्सीसोर्प्शन द्वारा ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीकरण कितने स्टेप में हो रहा है? 4 स्टेप में, जिसमें पहला स्टेप आ रहा है आपके पास ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप अपने लिखा है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, तीसरा स्टेप बताया बेटा क्रेब्स साइकिल और चौथा बताया एटीएस। अब अपन पहले बात करें इसकी ग्लाइकोलाइसिस की बात शुरू किया अपने। और ग्लाइकोलाइसिस का क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ 1 molecule of glucose into 2 molecule of pyruvic acid by 10 reaction क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज के एक अणु का 10 क्रमांक अभिक्रिया के द्वारा पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस की खोज सबसे पहले किसने की? एंटन बेरोप एंड बार्नम्स नामक साइंटिस्ट ने। तो उनके मान सम्मान में ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम दिया ईएनटी पर। अब ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा स्टेट है जो ऑक्सीसोर्प्शन में भी संपन्न होता है और अनऑक्सीसोर्प्शन में भी संपन्न होता है। आगे की प्रक्रिया दोनों में क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब ये दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका तीसरा नाम क्या दिया? कोमनपाद। चौथा इसका नाम रखा है साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब जो ऑक्सीसोर्प्शन है उस ऑक्सीसोर्प्शन में ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। बाकी 3 स्टेप अपने पास है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड या क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ये तीनों आगे जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। लेकिन ये चरण कहां संपन्न हो रहा है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में संपन्न होने के कारण इसका चौथा नाम क्या दिया? साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ है ग्लूकोज के एक अणु का 10 क्रमांक अभिक्रियाओं के द्वारा पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में क्या करना है? ब्रेकडाउन करना है। लेकिन साथ में ध्यान रखना है पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड। और कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 2 अणु बन रहे हैं। इसका मतलब इस स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि कहीं भी इस स्टेप में क्या नहीं होगा बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। क्या नहीं होना है? डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। अगला पॉइंट बनाते हैं बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। अब ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया विधि है उस क्रिया विधि को भी पूरे कितने स्टेप में डिवाइड कर दिया बेटा? 3 स्टेप में क्या क्या गया है? डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेप का नाम है ग्लूकोज का फॉस्फोरीकरण। सेकंड स्टेप का नाम है फॉस्फोरीकृत ग्लूकोज का 3-PGL के 2 अणुओं में अपघटन। तीसरे स्टेप का नाम है पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण। अब अपन ने कहा कि 10 क्रम
संबंध अभिक्रियाओं के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से बाइंडिंग एसिड के दो अणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज के एक अणु से बाइंडिंग एसिड के दो अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को कितने स्टेप में डिवाइड किया गया? 3 स्टेप में क्या किया गया है? डिवाइड किया। पहले स्टेप का नाम है ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण, दूसरे स्टेप का नाम है फॉस्फोरिलीकरण ग्लूकोज का त्रिपीजन के दो अणुओं में अपघटन, और तीसरा है बेटा बाइंडिंग एसिड के दो अणुओं का निर्माण। आज हम पहला स्टेप लेते हैं बेटा कौन सा? ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण। तो पहला स्टेप अपने पास हो गया फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण कैसे होता है? तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक अणु किसके साथ क्या करता है? एटीपी के साथ। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में कोफैक्टर के रूप में भाग लेता है मैग्नीशियम आयन। अब पहले स्टेप में ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या करेंगे बेटा? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज किसके साथ क्या करता है? एटीपी के साथ किया करता है। अब हेक्सोकाइनेज एंजाइम एक ट्रांसकिनेज वर्ग का एंजाइम है जो एटीपी से एक फॉस्फेट समूह को निकालकर ट्रांसफर कर देता है किसको बेटा? ग्लूकोज पर। तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्लस एटीपी से एक फॉस्फेट समूह बाहर निकलते ही क्या बन जाता है? एटीपी। इसका मतलब इस स्टेप में एटीपी बन रही है या एटीपी खर्च हो रही है? एटीपी खर्च हो रही है। एटीपी क्या हो रही है बेटा? खर्च। तो पहला स्टेप अपन लिया है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। तब अपन ने कहा कि सबसे पहले जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एटीपी के साथ रिएक्शन करता है, कोफैक्टर के रूप में भाग लेता है कौन? मैग्नीशियम आयन। अब हेक्सोकाइनेज एक ट्रांसकिनेज वर्ग का एंजाइम है जो एटीपी से एक फॉस्फेट समूह को ग्लूकोज के 6 नंबर रूप में ट्रांसफर कर देता है, जिसके फलस्वरूप इसका निर्माण होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। कैसे बना? फॉस्फेट समूह से बेवड़ा किसके रूप में भाग लेता है? एसिड के रूप में भाग लेता है। तो CHO CHOH for CH2OH ये आपके पास क्या हो गया था? ग्लूकोज किसके साथ क्या करता है? एटीपी के साथ। एंजाइम कौन सा हो गया? हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज ट्रांसफरेज का एटीपी से फॉस्फेट समूह किस पर ट्रांसफर कर देगा? ग्लूकोज के छठे का में क्या बन जाएगा? CHO CHOH for CH2OP। P यहाँ किसको शो करना बेटा? फॉस्फेट समूह को। इसका निर्माण हो गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। इसका निर्माण होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब इस स्टेप में ध्यान रखना बेटा क्या हो रहा है? एटीपी खर्च हो रही है। साथ में इसका आपको क्या करना है? पाथवे भी करना है। ग्लूकोज एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज। किसका उपयोग कर रहा है बेटा? एटीपी। क्या बन रहा है? एटीपी। क्या बनेगा साथ में? अब आपके पास बेटा ग्लूकोज ने किसके साथ किया कि एटीपी एंजाइम कौन सा हो गया? हेक्सोकाइनेज। कोफैक्टर के रूप में सहकारी के रूप में Mg+2 आयन क्या बन गया? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब फर्स्ट रिएक्शन में ग्लूकोज बदल गया किसमें? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट।
सेकेंड रिएक्शन में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम द्वारा फर्स्ट रिएक्शन में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम द्वारा अपने आइसोमर इसमें बदल जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है वो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम द्वारा अपने आइसोमर किसमें डाल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। थर्ड स्टेट में थर्ड रिएक्शन में जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना है वो पुनः इसके साथ ना एटीपी के साथ क्रिया करता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में क्रियाधार प्लस ज्ञान में कैसे पता लगा दो फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी के साथ क्रिया करता है। अब फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज एंजाइम पुनः किस प्रकार का एंजाइम है हेक्सोकाइनेज सॉरी ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम है जो एटीपी से फॉस्फेट समूह को पुनः किस पर ट्रांसफर कर देगा ग्लूकोज के एक नंबर कार्बन में तो उसके फलस्वरूप क्या बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। यहां फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इसके साथ क्या करेगा एटीपी के साथ इस एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये आपका फेल हो गया फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। यहां तक की पूरी प्रक्रिया में कितने एटीपी खर्च हो रहे हैं 2 एटीपी क्या हो रहे हैं बेटा खर्च जबकि अपन इसको तो क्या है ऑक्सीकरण हो रहा है इसका मतलब ऊर्जा क्या करता है निर्माण बल्कि जहां तो निर्माण हो रहा है ऊर्जा क्या हो रही है खर्च। लेकिन इसके आगे की जो प्रक्रिया है उसमें एनर्जी का निर्माण होना क्या हो जाएगा शुरू। अब ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप हो गया फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। सेकंड स्टेप का नाम क्या था परिणाम फॉस्फो रिलीकन ग्लूकोज के एक अणु का 3PGL के 2 अणुओं में अपघटन। अब फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बना फ्रुक्टोज 1,6 है डाइफॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कौन से एंजाइम की उपस्थिति में मिला एंडोडेज एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाता है 3PGL के एक अणु व एक अणु किसमें DHAP में टूट जाता है। कैसे टूटा तो ये आपके पास आ रहा सॉरी
था आपके पास सिर्फ फ्रुक्टोज, यहाँ H के साथ फॉस्फेट ग्रुप आ गया तब ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ H के स्थान पर फॉस्फेट ग्रुप आ गया तब बन गया ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट कौन से एंजाइम की उपस्थिति में बना? एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ब्रेक डाउन हो जाता है इसकी फिर पीजीएल के अणु में और ए अणु का इसमें डीएचए, यहां से इस बोर्ड को क्या करोगे तो दोनों में नीचे क्या बचेगा? CHOH CHOH CH2O3 वैलेंस नहीं है, वैलेंस नहीं है तो यहां से एक हाइड्रोजन क्या कर दो हटा दो और यहां कौन सा बॉन्ड दिया हो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और यहां H, तो ये क्या बच गया आपके पास का एक एक्स्ट्रा H यहां बच गया। अब ये क्या बच गया? ये अगर होता तो तब तो होता था रिएक्ट और फॉस्फेट साथ में जुड़ा हुआ है तो 3 फॉस्फो ग्लिसरॉल एक अणु किसका बच गया? 3 फॉस्फो ग्लिसरॉल बन गया। दूसरा अणु इसको वैसे कैसे रख दो बेटा? CH2OP C-O और CHOH मैंने इसको लिए यहां से क्या निकला था? एक H निकला था, उस H को यहां दो, ये क्या बनेगा? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन साथ में क्या है? फॉस्फेट, क्या बनेगा? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब क्या कहा मैंने? सेकंड स्टेप का नाम क्या है? फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज के एक अणु का 3-PGL के 2 अणुओं में क्या होना बेटा? अपघटन। तब अपन ने कहा फॉस्फोरिलेटेड फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाएगा 3-PGL के एक अणु और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के एक अणु। ये रिएक्शन कौन सी हुई? जब अपन ने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था उसमें C3 साइकिल आया था, C3 साइकिल्स में फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज वाले स्टेप का जस्ट क्या हो गया बेटा? उल्टा हो गया। वहां 3-PGL का एक अणु है, एक अणु DHA का आपस में जुड़कर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट क्या कर रहे थे? निर्माण कर रहे थे। वही एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां क्या हो रहा है बेटा? वही फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में एक अणु 3-PGL हुआ, एक अणु किसमें टूट गया? DHA। दोनों का रासायनिक फॉर्मूला क्या है बेटा? समान है। 3-PGL का रासायनिक फॉर्मूला CHO CHOH CH2OP और DHA का रासायनिक फॉर्मूला अणु मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? CH2OP C-O CH2OH। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? समान। अब इसी तरह में जो आपके पास एक अणु किसका बना है? 3-PGL का और एक अणु किसका बना है? DHAP का। ये DHAP फॉस्फो ट्रायोड्स आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ट्रायोड्स फॉस्फो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने आइसोमर किसमें बदल जाता है? 3-PGL में बदल जाता है। तो इस प्रकार आपके पास एक ये पहले बन गया और एक DHA के अपने आइसोमर 3-PGL बन गया। इस प्रकार 3-PGL के कितने अणु बन गए? 2 अणु बन गए। चरण का नाम ही क्या था? फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज के एक अणु से 3-PGL के 2 अणु का 3-PGL के 2 अणुओं में अपघटन। पानी जाने से कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में एक अणु बन गया बेटा किसका? 3-PGL का। एक अणु किसका बचा? बना DHA का
BHAP का एक अणु कौन से एंजाइम की उपस्थिति में ट्रायोस फॉस्फो या फॉस्फो ट्रायोस आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में किस रूप में जाएगा 3PGL के 2। अब ध्यान रखना बेटा, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस वाले दोनों पार्ट में से परीक्षा में 1-4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। दोनों क्वेश्चन में से एक आएगा क्वेश्चन फाइनली है और साथ में क्या आएगा, अथवा में भी आएगा और साथ में क्या आएगा, रेखा चित्र या पाठ भी आएगा। अब इसका पाठ अपने यहां तक बनाया है, 2 स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के अपने पूरे किए हैं। इस पाठ को देखोगे, ये याद करोगे तो आपको थ्योरी याद नहीं करनी पड़ेगी। अगर थ्योरी याद करोगे तो पाठ को याद करने की आवश्यकता, थ्योरी से आप पाठ बना सकते हो या पाठ से क्या बना सकते हो, थ्योरी बना सकते हो। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, ग्लूकोज एटीपी के साथ क्रिया कर रहा है कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में कोफैक्टर के रूप में क्या काम आ रहा है, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। या पर सीधा याद रखते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एटीपी के साथ क्रिया करता है। हेक्सोकाइनेज आपको याद रखना बेटा कौन से वर्क एंजाइम है, ट्रांसक्रिप्शन वर्क एंजाइम है जो एटीपी से फॉस्फेट से ग्लूकोज पर ट्रांसफर करता है, इसके पर क्या बनता है, ग्लूकोज 6। सेकंड रिएक्शन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने आइसोमर किसमें बदल जाता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पूरा एटीपी के साथ क्रिया करता है, तो उसके फलस्वरूप फ्रुक्टोज एटीपी से फॉस्फेट से निकलकर फ्रुक्टोज में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। यहां तक पूरी प्रक्रिया में कितने एटीपी का खर्च हो रही है, 2 एटीपी का खर्च हो रही है। और यहां तक पूरी प्रक्रिया का चरण का नाम क्या है, ग्लूकोज का फॉस्फोरीकरण या फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। सेकंड स्टेटमेंट का नाम क्या है, जो फॉस्फोरीलेटेड ग्लूकोज है उसका 3PGL के 2 अणु में क्या होगा, ब्रेकडाउन होना। तो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, एल्डोडेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज है 1,6 डाइफॉस्फेट पूरा जाता है इसमें 3PGL के एक अणु में और BHAP के एक अणु। 3PGL का एक अणु और साथ में क्या बना, BHAP का एक अणु। BHAP 3PGL का क्या है, आइसोमर है। तो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रायोस फॉस्फो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में BHAP कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 3PGL में। इस प्रकार सेकंड स्टेप तक की प्रक्रिया में आपके पास इसमें 3PGL की कितने अणु बन गए, 2 अणु बन गए। और यहाँ तक की प्रक्रिया में कितने एटीपी खर्च हुए बेटा, 2 एटीपी खर्च हुए। 3PGL का फॉर्मूला आपको याद है, CHO CHOH CH2 OP। ये क्या हो गया किसका, 3PGL का। इस प्रकार आपके पास 3PGL के कितने अणु बन गए बेटा, 2 अणु। तीसरे स्टेप का नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।